नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को हमारे इस नए वीडियो में। तो ये हम लोगों का जो वीडियो चल रहा है, ये हम लोग इकोलॉजी को पढ़ाने के लिए हमने कहा था कि इसका जो है हम टोटल 4 लेक्चर के अंदर लाएंगे। पहला लेक्चर हमारा आ चुका है, जिसके अंदर हमने 3 चैप्टर को अलग-अलग भागों में पढ़ा रहा हूँ। पहला चैप्टर के अंदर, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, उसके अंदर हमने पॉपुलेशन को लेक्चर फर्स्ट के अंदर कवर करके रखा है। तो मैं पहला दिन से कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ बोर्ड पे फोकस नहीं रहना है, हम लोगों को बोर्ड के बाद में जितने भी सारे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए लेकर के मैं आ रहा हूँ। सभी के लिए एक पूरे तरीके से इकोलॉजी, पूरे आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि मैं जो आपको दे रहा हूं, मैं पूरे रिसर्च के साथ आया हूं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे एक एक एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो हम लोग जो है अब असली जो इकोलॉजी है यहां से शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, एकदम बेसिक सवाल जो इस बार नीट में भी था कि नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का। ये सेकंड लेक्चर के अंदर आने वाला है हमारे वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अगर हम बोलेंगे टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, किसने कहा? तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, हैकल साहब ने जो है वो सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को कॉइन किए। दूसरा है फादर ऑफ इकोलॉजी, ये सवाल था इस बार नहीं, नीट के अंदर सवाल था फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है भैया? उससे पहले जान लेते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। तो रीटर साहब हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। और याद रखिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा साहब जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं। ठीक है, तो ये इकोलॉजी शुरू करने से पहले हम इन चीजों को जानना जरूरी है। अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि सर इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो इकोलॉजी कहते किसको हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम ये डायग्राम को अगर अच्छे से देखें, तो हम इकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर इन्वायरमेंट। ये हाथ मिलाए हुए देख रहे होंगे। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। हम हैं, हमसे नेचर है, और नेचर से हम हैं, है ना? हमसे नेचर नहीं है, नेचर से हम हैं। तो हमें बचा के रखना है जो हमें इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, इन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। काफी मजा आने वाला है। पहला पार्ट जरूर देखिएगा, मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, जहां से नीट और अन्य एग्जाम आते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का हो। अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो सवाल यहीं से आने वाले हैं। तो एक भाग मैंने लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया है, ये लेक्चर सेकंड चल रहा है हमारा। तो इसके बीच में जो है हमने शुरू करने वाले हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आस्किंग वाले पार्ट, वो हमारे पास में होने वाले हैं इकोलॉजी से। तो इकोलॉजी के अंदर जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, इसको हम दो भागों में बांट करके रखे हैं। एक है ऑटैक्योलॉजी, एक है सिंकोलॉजी। सर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमने पहले कहा है कि हमें एक एनसीईआरटी पे केंद्रित नहीं करना है खुद को, हमें एनसीईआरटी पे खुद को केंद्रित नहीं करना है, हमें उससे बाहर जो चीजें हमारी जुड़ाव में है वो हमें लाना है। तो ये ऑटैक्योलॉजी और सिंकोलॉजी सर क्या है? जिसके अंदर हम सिंगल स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सिंगल स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? ऑटैक्योलॉजी कहेंगे। दूसरा है सिंकोलॉजी। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और किसके बीच इंटरेक्शन हो? इन्वायरमेंट के बीच में हो। तो ये सिंकोलॉजी और ऑटैक्योलॉजी आपको समझ में आया होगा। सिंगल स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप, हम इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो ऑटैक्योलॉजी में आएगा। और अगर हम ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके इंटरेक्शन के बारे में, वो हमारा आएगा सिंकोलॉजी में। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत हो गया है। काफी आनंद लीजिए, एनसीईआरटी अपने पास रखिए, हमेशा पीवाईक्यू लगाइए और मस्त रहिए।
चीजों को, यहीं से आने वाला है, मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आऊंगा। सर बायोलॉजी रटने वाला नहीं, रटना ना, इकोलॉजी के अंदर कंसेप्ट है, अब ध्यान से समझिएगा। चलते हैं आगे। तो इसके अंदर जब भी हम कोई चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो एक अरेंजमेंट में होना चाहिए। वो अरेंजमेंट, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो टेक्सोनॉमी के अंदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपने शुरू किया, एक अरेंजमेंट में पढ़ना। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है हमारा इकोलॉजी के अंदर, उस हम स्टडी को, टाइप को इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, उसे कहेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनिज्म, फिर आया पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। ये ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का। खुद देखिए, ये ऑर्डर रहेगा। अब बीच से पढ़ना शुरू करिएगा, नए हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। याद रखिएगा, इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं, सीधा एनसीईआरटी उठाइएगा समझ में आएगा, लेकिन उससे कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी के अंदर, उसको स्केप कर दिया गया है, पूछा नहीं जा रहा है। तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिलसिलेवार ढंग से लेकर चल रहा हूँ, मैं उसे छोड़ता जाऊंगा, लेकिन इसका सिलेबस में होगा पढ़िएगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो नए अपडेटेड के साथ आया हूँ। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इकोलॉजी के अंदर जो बेसिक यूनिट है स्टडी करने का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की का, जैसे स्पीसीज पढ़े, जीनस पढ़े, है ना, तो जो सबसे बेसिक हमारा ऑर्डर है वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और इसी के बारे में हमें धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना, पूरा इसी को लेकर के चलेंगे। दूसरा हमारे पास में पॉपुलेशन, लेक्चर फर्स्ट में पूरा कवर करके रखा हूं, जरूर जाके देखिएगा। अब जो है हमारा अगला आने वाला है कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट। किसी कम्युनिटी को डेवलप करना, किसी जगह पे एक समय नीट के अंदर खूब सवाल पूछे जाते थे, लेकिन ये पार्ट एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। मैं लेक्चर को बोरिंग ना करूंगा, इसीलिए मैं इस पार्ट को छोड़ रहा हूं। पढ़ाने का तो बहुत मन है ये सब चीजें, लेकिन सोचता हूं कि जब है नहीं तो बच्चे देखेंगे नहीं, क्योंकि जो जरूरी है वही चीजें को देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही समझिए, पहला ही ऑर्गेनिज्म आया, पॉपुलेशन आया, कम्युनिटी आया। तो कम्युनिटी तो हमने छोड़ दिया, पॉपुलेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। तो सर अब ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है सर? पॉपुलेशन तो मैं पढ़ा दिया, इंटरेक्शन का मतलब होता है लगाव। हम आपसे इंटरेक्शन रखते हैं, हम आपसे लगाव रखते हैं। क्यों रखते हैं, है ना? कुछ बोलेंगे कि सर हमें आपसे कुछ बेनिफिट मिलता है, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, तभी इंटरेक्शन हो सकता है। क्या सर जरूरी है कि बेनिफिट मिले? नेचर के अंदर, ये हम साथ वाली बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम नेचर के अंदर देखें तो अभी आपको सारी चीजें समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है सर कि बेनिफिट मिले तभी हम आपके साथ रहें। आपको नुकसान भी हो सकता, हार्म भी हो सकता है। तो जिसके अंदर बेनिफिट हो उसे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहेंगे, जिसके अंदर बेनिफिट हो पॉजिटिव इंटरेक्शन कहेंगे। और पॉजिटिव इंटरेक्शन को जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो उसके लिए हम साइन देंगे, प्लस साइन देंगे। जिसके अंदर हमें हार्म हो रहा हो उसे नेगेटिव इंटरेक्शन नाम देंगे, नेगेटिव साइन के साथ में। जिसके अंदर ना हमें हार्म हो रहा हो, ना किसी तरह का बेनिफिट हो रहा हो, वो हम लोग उसको कहेंगे जीरो, कुछ नहीं हुआ। आइए एनसीईआरटी के दुनिया में ले चलते हैं आपको, और इंटरेक्शन को आपसे इंटरेक्ट कराते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास में जो इंटरेक्शन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जब हम कभी भी दिमाग में आता है एनसीईआरटी खुद कहता है कि सर इंटरेक्शन लगाव के बारे में या तो हमसे उससे, तो ये डायग्राम आपको देखने को जरूर मिलेगा कि सर ये तो उसको खाएगा। इंटरेक्शन है, चीजें लगाव है, उसको लाभ हो रहा है, ये फूड चेन है, आपको सारा कंसेप्ट एकदम आपके सामने रहेगा। इसीलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो इंटरेक्शन के अंदर हम लोग जो है
बहुत सारे एग्जाम में लैंग्वेज दे देता है और साइन पूछ लेता है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को हार्म हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को हार्म होगा, कौन सा इंटरेक्शन है। तो ये यहाँ पे अलग अलग दो स्पीसीज है। स्पीसीज प्लस का मतलब मैंने बोला कि एक को क्या हो रहा है, बेनिफिट, और दूसरे को भी क्या हो रहा है, बेनिफिट। इसे कहेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, कोएग्जिस्टेंस, दोनों रहेंगे। निब्बा निब्बी वाला हाल है कि तुम तब रहोगे जब तक तभी हम जिएंगे, तुम खाओगे तभी हम खाएंगे, ये हालत है म्यूचुअलिज्म। अभी पढ़ाएंगे, काफी मजा आने वाला है। दूसरा है एक को नेगेटिव, मतलब एक अगर हमारे पास में हार्मफुल तो दूसरा भी हार्म, ये हुआ कंपटीशन, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं प्लस माइनस, एक को बेनिफिट एक को हार्म, प्रीडेशन, फिर प्लस माइनस एक बेनिफिट एक हार्म, आया पैरासिटिज्म, एक को सर बेनिफिट एक को कुछ नहीं, वो आया कॉमेंसलिज्म, एक को सर हार्म एक को कुछ नहीं, आया सर एमेंसलिज्म। ये टोटल जो हमारे पास में 6 इंट्रैक्शन हैं, ये 6 इंट्रैक्शन आपको कंसेप्ट के साथ सारे एग्जाम्पल को याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंट्रैक्शन को मैं दो भागों में इसको बांट के पढ़ाऊंगा, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन को लेकर के चलूंगा एक साथ, एक नेगेटिव इंट्रैक्शन को। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हमारे पास में है म्यूचुअलिज्म, और हमारे पास में, सॉरी, पहला जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन के अंदर है म्यूचुअलिज्म, और दूसरा बात करेंगे हम लोग कॉमेंसलिज्म को लेकर के। हाँ, इधर प्लस भी है इधर भी है, लेकिन इन दोनों में हमारा नेगेटिव इंट्रैक्शन भी है। तो आज पॉजिटिव इंट्रैक्शन को पहले हम यहाँ कवर करेंगे, फिर इसके बाद में हमारे पास में आने वाला है नेगेटिव इंट्रैक्शन। जैसे ये खत्म करेंगे, पहला लेक्चर हमारा पॉपुलेशन का आया है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को समझेंगे। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मिला के हमारा एक चैप्टर बढ़िया से खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं सवाल लेकर के आऊंगा, जब पूरा लेक्चर 4 आ जाएंगे तब मैं सवाल लेके आपके पास आऊंगा, इकोलॉजी के आज तक नीट ने क्या पूछा है, आप समझ जाएंगे। इसीलिए एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील आने वाली है, मैं ये दावा कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं पहला बिना समय गवाए हुए, और वो है म्यूचुअलिज्म। ये दिख रहा होगा, एक फूल के ऊपर भंवरे बैठे हैं। तो सर भंवरे बैठे आखिर क्यों हैं, काहे बैठते हैं भंवरे। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, और दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, और इसके अंदर मैंने बोला कोएग्जिस्टेंस, को इवॉल्व भी कह सकते हैं कि सर एक अगर है तभी हम हैं सर, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर ये खत्म होने वाला काम चलता रहा तो जब हमारा अगला चैप्टर आएगा, सर ये तो एक बायोडायवर्सिटी के अंदर एक लॉस का भी तो कारण हो रहा है, एक खत्म हुआ दूसरा, तो हाँ कि बायोडायवर्सिटी के अंदर लॉस कैसे हो रहा है, इसका एक एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म भी है, वो एग्जिस्टेंस भी है। एक खत्म तो उसके कारण वो इवॉल्व किया था, तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो नेचर के अंदर हमारा हमारा इकोसिस्टम के अंदर, हमारे बायोडायवर्सिटी के अंदर ये बहुत एक मेजर फैक्टर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले कह रहे हैं, कभी कभी इंसानों के अंदर होता है कि हम तुम पे निर्भर करते हैं, एक दिन वो कहीं चला जाएगा, अकेला छोड़ देगा आपको, आप उनके राह देखते रह जाएंगे और आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर, है ना। तो आइए चलते हैं आगे लेकर के। ये म्यूचुअलिज्म के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर दोनों को क्या होना है, बेनिफिट होना है। दूसरा म्यूचुअलिज्म का कहने का मतलब है, यहाँ पे एसोसिएशन करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नीट का सबसे बढ़िया जगह से सवाल पूछता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर मतलब उन लोगों का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो आते हैं कुछ हमारे पास में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका लाइकेन। ये आपके पास में लाइकेन दिखाई दे रहा है, जो शो करता है सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन शो करता है और लाइकेन का ग्रो करता है, तो एल्गी और फंजाई।
ये दो जब रहेंगे तभी लाइकेन ग्रो करेंगे। और लाइकेन के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। लाइकेन एक काफी बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर है, काफी बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर है। वैसे भाग जहां पे पॉल्यूशन है वहां पे लाइकेन कभी ग्रो ही नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे जो गैसेस हैं पेट्रोलियम वगैरह के जलने से कारण निकलते हैं, उन गैसों के कारण लाइकेन वहां सरवाइव नहीं कर पाता। तो लाइकेन को जन्म देने के लिए किसको किसको साथ आना पड़ता है? एल्गी और फंजाई आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और लाइकेन को जन्म देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर। तो आ जाइए, ये देख रहे होंगे यहाँ से डेवलप कर रहा है रूट ऑफ हायर प्लांटेड और फंगाई के बीच में, एक को न्यूट्रिशन दे रहा है, एक को शेल्टर दे रहा है, और जाकर के डेवलप करता है माइकोराइजा। माइकोराइजा के किसके किसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है सर जी? तो हमारे पास है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई जब साथ आएंगे, साथ आते हैं तो किसका डेवलप करते हैं? माइकोराइजा का, है ना। माइकोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई साथ आएंगे तब डेवलप करेंगे। तो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल पूछेगा, एक को कोई फूड दे रहा है तो उसको शेल्टर देता है तभी जाके ग्रो करता है। क्लियर है? एनसीईआरटी को मैं लाइन बाय लाइन ले रहा हूं, आप बस एनसीईआरटी साथ रखिएगा, वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, एकदम क्लियर हो जाना है आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेचर के अंदर। हाँ, शुरुआत से जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जहां से लाइफ शुरू हुआ हम लोगों का, उस समय से प्लांट और एनिमल के बीच में शुरू से देखने को मिल रहा है सर म्यूचुअलिज्म, शुरू से देखने को मिल रहा है। मोस्ट स्पेक्टुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल किसके किसके बीच में है? प्लांट और एनिमल। तो प्लांट एनिमल कैसे करते हैं सर? तो यहाँ मैं पॉलिनेशन लिख रखा हूं, इसको समझना है। एनसीईआरटी का मैं हर लाइन को लिखना जरूरी नहीं है, हम बोल देंगे, आप समझिएगा। एनसीईआरटी के अंदर पॉलिनेशन तो हम लोग जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बायोटिक भी होता है और एबायोटिक भी होता है। लेकिन बायोटिक होंगे मतलब एनिमल होंगे, छोटे छोटे जो हैं इंसेक्ट, बर्ड, है ना, वो सारे जाकर के प्लांट के फ्लावर में बैठते होंगे, और बैठने के बाद में फिर वहां से जैसे गए तो बहुत सारे पोलन ग्रेन उसके शरीर में चिपक जाते होंगे उस छोटे से इंसेक्ट, छोटे से एनिमल के ऊपर, और फिर जाकर के दूसरे फूल में बैठते होंगे। तब वहां से वो क्या हुआ? पॉलिनेशन हो जा रहा है। इसके साथ में वहां पे लिख रखा है एनसीईआरटी कि जो पॉलिनेटर होते हैं उसको प्लांट रिवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे नेक्टर होते हैं, काफी अच्छे अच्छे फूल जो हैं कलरफुल होते हैं, उनको वहां से जूसी फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते होंगे, तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो इंसेक्ट, कुछ कुछ जो एनिमल होते हैं वो बेईमानी भी करते हैं। जरूरी है क्या, जरूरी है क्या कि जिस फूल के अंदर जाकर के वो बैठे और अगला बैठे उस पे पूरे पोलन ग्रेन चिपक गए? ऐसा नहीं है ना कि जाकर के वो दूसरे फूल पे ही बैठेंगे उसी जाति का, उसी स्पीसीज का, उसी वैरायटी का, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो इस समय जो है वो काफी लॉस होता है। और हो सके अगर ये कंडीशन बार बार चलना रहे जो उस पर डिपेंड है तो उसे को इवॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन आसपास की चीजें होती है तो आसानी से इवॉल्व कर जाते हैं। इसलिए शुरू में इसको लिख दिया है मोस्ट स्पेक्युलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल, शुरुआत से रहा है। जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जब से हमारा लाइफ आया तो उस समय प्लांट और एनिमल के बीच में काफी म्यूचुअलिज्म रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल नेचर के अंदर, काफी बढ़िया एग्जाम्पल है, आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। को इवोल्यूशन, हम हैं तभी तुम हो, हम गए बेटा तुम भी गया। तो ये है क्या? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज। यहाँ देख रहे होंगे ये छोटे छोटे वास्प हैं और ये फिग का यहाँ पे आपको फल दिख रहा है, उससे पहले फूल है और उसके अंदर एक वास्प है। इस तरह से कुछ बनावट होती है एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे।
तो या क्या करता है यहाँ आकर के ये जो है फिग का फ्लावर वहाँ आकर के सबसे पहले अपना शेल्टर अपना घर खोजता है, उसे सुरक्षा मिल गया वहां पे। इसी बीच में अपने जीवन को पूरा करने के लिए ये जो है यहाँ पे छोटा सा वास्प वो अंडे देना शुरू करता है, और जैसे वहां अंडा दे दिया उनसे बच्चे आएंगे, तो बच्चा तो भाई खाएगा क्या। इसी बीच में वो आसपास में जो भी फिग फ्लावर हैं उससे क्या करता है, पोलन ग्रेन को इकट्ठा करता है, फूड इकट्ठा करता है। उसी क्रम में इसको क्या मिल जाता है, पॉलिनेटर मिल जाता है, किसको, फिग के फ्लावर को। इसीलिए जब हम लोग इसका फ्रूट देखोगे तो इसके अंदर जब खाएंगे, आप फाड़ के देखेंगे कच्चे में, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें बहुत सारे वास्प स्पीसीज, बहुत सारे। हमारे झारखंड के अंदर में हमारे आसपास के क्षेत्रों में इसकी सब्जियां बना के खाते हैं। ऐसे तो अंजीर होता है फिग मतलब, लेकिन वो अंजीर एक जंगली अंजीर के टाइप में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अपने भाषा में उसे गुलहड़ या हम लोग डूमर कहते हैं। जब उसके फल पक जाएंगे, जब देखेंगे तो छोटे छोटे उसके अंदर वाष्प दिखाई देंगे। तो आप खुद सोचिए, यहां मैं लिखा हूं को इवोल्यूशन, तो ये को इवोल्यूशन में ये कैसे आया सर। कल को ये वाष्प स्पीसीज मर जाएगी तो इसको फिग फ्लावर को पॉलिनेटर कहां से मिलेगा। कुछ दिनों के बाद में जब तक वो है तब तक इसके बचेंगे, जैसे ये मरा तो वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये म्यूचुअलिज्म है, कोई इवॉल्व करेंगे तभी साथ आकर के यहाँ दोनों साथ में आ रहे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, को इवोल्यूशन, म्यूचुअलिज्म सब एक ही नाम है। तो भैया फिग ट्री कितना बड़ा दिखता है, लेकिन उसके इनिशियल फेज जर्मिनेशन के लिए, उसके अगले जनरेशन के लिए वास्प स्पीसीज का होना बहुत जरूरी है। समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल आते हैं सर। अगला एग्जाम्पल आप देख करके सोचेंगे सर इंसान तो दिमाग है ही, लेकिन इंसान सीखता कहाँ से है, नेचर से ही सीखता है। ये एग्जाम्पल है बी एंड ऑर्किड फ्लावर के बीच में। ऑर्किड फ्लावर काफी खूबसूरत और काफी नेक्टर और काफी फ्रेगनेंट देते हैं। तो सर यहाँ म्यूचुअलिज्म कैसे है, ये बेचारा पागल, ये बेचारा पागल हनी बी है। और जब कुछ नेचर के अंदर कुछ जो बनते हैं, नेचर ने कितना खूबसूरत बनाया है यहाँ पे कि जो फीग का जो, या सॉरी, जो ऑर्किड का फ्लावर है वो रिजेंबल होता है बी के जैसा। ये क्या बात कर रहे हैं सर, आप गूगल करके देख सकते हैं, या आपके पास में अगर ऑर्किड फ्लावर होगा देखेंगे जो उसका फूल होता है वो एक लगेगा हनी बी के जैसा। तो ये बेचारा मेल हनी बी है, इसको पता नहीं चलता कि सर ये सच में फीमेल हनी बी है या कोई फ्लावर है। ये एक्साइटेड होता है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल रिएक्शन होते हैं और एक जगता है इसके अंदर में, अंतरात्मा कहता है इसको, अपनी आग बुझाने के लिए जाता है, जिसको एनसीईआरटी में कह रहा है ऑफायरस इंप्लॉइज सेक्सुअल डिसीट। लगता है कि इसको जा करके आपके अंदर जो भी उसके अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो इस फीमेल समझ करके इस पे बैठता है और लंबे समय तक इसके साथ लड़ाई करता है। समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। इसी बीच में फीमेल, इसी बीच में सॉरी, जो फीमेल समझ रहा है जो फ्लावर का, इस फ्लावर के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन है वो इस मेल बी को पकड़ लेते हैं। फिर बेचारा मन चंचल, फिर जाकर के दूसरे फ्लावर में बैठता है। इसी बीच में पॉलिनेशन हो गया और इसको इवॉल्व करने का मौका मिल गया। तो सर यहाँ चैलेंज है एक, एनसीईआरटी के अंदर इसको सुडो कॉपुलेट भी लिखता है, कॉपुलेशन समझते होंगे, जूठा, है ना, जूठा, सुडो मतलब फॉल्स, है ना, मतलब इससे एक सेक्स का बस आनंद दिया जाता है लेकिन असली सेक्स नहीं हो पाता है। ये मोटे मोटे बातों में समझिए, और इसी बीच में उसका पॉलिनेशन भी हो जाता है। अब यहाँ एनसीईआरटी एक चैलेंज लिखता है, चैलेंज बी को नहीं है क्योंकि तो फीमेल भी मिलेगी ही ना इसके नेचर के अंदर। फूल के अंदर चैलेंज है कि उसको जब भी इवॉल्व करना है, को एग्जिस्ट करना है नेचर में, तो उसको कैसा दिखना पड़ेगा।
फीमेल बी के जैसा रिजेंबल होना होगा, तभी वो आगे जा करके नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अब खुद सोचिए ना कि अगर ये फीमेल बी के जैसा नहीं दिखता तो ये क्या मेल बी इसको खोजता? कभी नहीं खोजता। अब बैठता बड़ी मुश्किल से बैठता, लेकिन ये फीमेल समझ के कि आराम से शांत से बैठा है और अपने अंदर जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो जा करके खत्म कर देता है और आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है फूलों के बीच में, और ये लंबे समय तक एक्सटिंक्ट हो रहा है, बच रहा है चीजों से। तो सर फूल को क्या चैलेंज है? मैंने बताया फूल को चैलेंज है कि इसको जब भी नए जनरेशन में आना होगा तो इसको कैसा दिखना दे पड़ेगा, इसको दिखाई पड़ना होगा सर फीमेल जो है बी के जैसा रिजेंबल। ये चैलेंज बना है, तभी इवॉल्व कर पाएगा। एनसीईआरटी के अंदर म्यूचुअलिज्म के अंदर इतनी सारी बातें लिखी है, अगर आप हमें अच्छे से सुने होंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगला, पॉजिटिव इंटरेक्शन। अगला जो हमारे पास पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसके अंदर देखने को मिलेगा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म को समझाते हैं। कॉमेंसलिज्म बहुत अच्छा है और समझाते हैं कॉमेंसलिज्म को। तो कॉमेंसलिज्म के अंदर क्या है सर, एक को प्लस और एक को कुछ नहीं, मतलब एक को बेनिफिट और एक को कुछ भी नहीं। तो समझिए नेताजी वाला एग्जाम्पल सीधा सीधा में लीजिए ना। नेताजी बड़े बड़े काम किए, छोटे छोटे अपने चमचों को पाल करके रखे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, जाने दो, 1 रुपया खा गया, कुछ नहीं। वैसे ही इसके अंदर कुछ हम एग्जाम्पल लेके आए हैं, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा, लेकिन उसको हम नीट वगैरह में जोड़ा गया है सवाल। पहला है इपीफाइट्स। इसके अंदर है कुछ स्मॉल प्लांट हैं, वो कहाँ ग्रो हो जाते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स के अंदर, और वो क्या यूटिलाइज करते हैं, स्पेस ऑफ होस्ट प्लांट फॉर लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये ऑर्किड है, ये देखेंगे बहुत बड़ी यहाँ पे आपको प्लांट दिखाई पड़ रहा होगा, ये काफी बड़ा प्लांट है, ये काफी बड़ा प्लांट है, और इसके अंदर जो है यहाँ पे इसके बाहर ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्किड। तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे है, तो भैया इसका सिर्फ यूज कर रहा है इसका स्पेस और लाइट और ह्यूमिडिटी, और वो खुद को जिंदा रह रहा है। तो खुद सोचिए ना क्या हो रहा है इसके ऊपर, कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा, और दोनों साथ साथ में क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। एक को कोई नुकसान नहीं और दूसरे को जीवन मिल गया, स्पेस मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गया, खाने के लिए लाइट मिल गया, और पीने के लिए ह्यूमिडिटी मिल गया। प्लांट की बात कर रहा हूँ सर, लाइट खाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खाते हैं, आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के अंदर दूसरा इपीफाइट्स के बाद दूसरा एग्जांपल लेके आता हूं मैं, इपीजोन। तो इपीजोन्स के अंदर क्या होते हैं, एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे। यहाँ एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर का एग्जांपल है कैटल और गेट बर्ड। और कैटल देखते होंगे, गाय भैंस चराने जाते होंगे या फिर फील्ड में देखते होंगे कि जो ये गाय है यहाँ पे घास वगैरह, या जो भी कैटल, गाय ही क्यों, जो भी कैटल, बैल हो गया, भैंसा हो गया, भैंस हो गई, जो भी है, जब वो खाते हैं, मतलब चरते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, चरते हैं, तो देखते होंगे कि उसके आसपास में छोटे छोटे मैना, कौआ आपको दिखाई देता होगा, ढेर सारी चिड़िया। कभी सोचा क्यों दिखाई दे रहा है? रीजन क्या है कि वो सर जब घास को क्या करेंगे, खाएंगे, ग्रेज करेंगे, जैसे फ्लश करेंगे वेजिटेशन को, वहां से छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे, और ये जो बैठा है बगुला वो आसानी से तुरंत खा लेगा, उसको भी क्या मिल गया, भोजन मिल गया। तो क्या इसमें जो कैटल्स हैं, जो गो माता है, क्या उसको कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ सर नुकसान। किसी किसी को लग रहा होगा सर कीड़वा खाए नुकसान नहीं हुआ, बाबू फूड चेन है, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे, एक को क्या हुआ सर, एक को हुआ बेनिफिट, इस बगुले को हुआ बेनिफिट, और गौ माता को कुछ भी हार्म नहीं हुआ। ठीक है, अपना खाना खा रही है, उसी बीच में उसको मिल गया। ठीक, समझ में आया? ठीक है। और अगर अच्छे से इसको समझना है तो अभी अपने क्षेत्र में आलू लगा है,
धान कटा, किसान धान जो है काट के ले जाता है, कुछ छोटे छोटे बच्चियां जिनके यहाँ खेत वगैरह नहीं होते हैं वो जाकर के बालियां उठा लेते हैं, उसको कुछ अनाज मिल जाता है। आलू लोरते हैं, आलू जा करके झारखंड में भाषा कहते हैं, खेत से किसान सब आलू ले आया और कुछ आलू जा करके छोड़ दिया, उससे ले आया वो नहीं मतलब निकाल पाते हैं, तो किसान को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में जो बच्चे जिसको ये नहीं मिल रहा था उसको कुछ एक दिन का खाना मिल गया, उसके लिए प्लस तो है ना। आप समझ गए होंगे कॉमर्शियलिज्म को। अगला एग्जाम्पल आते हैं क्लाउन फिश और सी एनीमोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्लाउन फिश और सी एनीमोन ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्लाउन फिश है और ये छोटे छोटे सी एनीमोन है। इसके अंदर बहुत सारे स्टिकिंग टेंटेकल्स मतलब ऐसे निकले हुए हैं। ये क्या करता है, इसके जो प्रीडेटर आते होंगे, प्रीडेटर आते होंगे उस समय इस स्टिकिंग जो टेंटेकल्स है उसके अंदर क्लाउन फिश क्या करते होंगे, छुप जाते होंगे, तो बच गया ना कम से कम। क्या हुआ, सी एनीमोन को कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं, कहे का नुकसान, भाई छुपा तो है, उसको खाना थोड़ी ना मांग लिया, उसका खाना थोड़ी ना छीन लिया है, तो कैसा इंटरेक्शन हुआ, इसको हुआ प्लस और इसको हुआ जीरो। क्लियर। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ये पायलट फिश, शार्क, बर्नेकल्स और वेल को जोड़ दीजिएगा। जैसे नेताजी हैं, नेताजी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने जनता को दे रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हो रहा, जाने दो। इसी तरह से जब शार्क फिश होते हैं वो काफी तेजी से जब अपने शिकार को मारते होंगे तो कुछ फिश के जो फ्लैशेस हैं वो गिर जाता होगा, तो किसको मिल जाता है, पायलट फिश देखेंगे एक बड़ी सी मछली है ना, उसके पीछे छोटी छोटी मछली चलती रहती है, ये खाना खाया, इसको प्रोटेक्शन नहीं मिल जा रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा सर, है ना, ऐसा मत सोचिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं हम, अब समझिए। नेताजी का एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, छोटे छोटे दलाल जो घूमते रहते हैं वहां से इसको क्लियर कर लीजिएगा कि नेताजी बहुत बड़े हाथ लगाए और थोड़ा सा दान दे दिए, उससे नेताजी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक ऐसे ही सेम है बर्नेकल्स और वेल के बीच में। जब वेल आप देखेंगे, सबसे बड़ा तो है ही ऑर्गेनिज्म, देखेंगे जब तो उसके शरीर में छोटे छोटे बर्नेकल्स होते हैं, उससे क्या होगा, उसका खाना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसको कुछ फायदा, इसको कोई नुकसान नहीं होता, इसको फायदा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नीट और पीजीटी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। प्रोटोकॉपरेशन, इसको प्लस प्लस के अंदर रखते हैं। ये क्रोकोडाइल और बर्ड का एग्जाम्पल लिया हूं, ये ध्यान से देखिएंगे। अभी मैंने एक 8 क्लास के बच्चे को पूछा कि बेटा ये है क्या, तो कह रहा है सर जो क्रोकोडाइल वो बर्ड को खा जाएगा। काहे बाबू, काहे खाएगा, इसका मरना है क्या, मरना किसी को मजाक आता है क्या कि हम जाएंगे मर जाएंगे, कोई जाता है क्या मौत के मुंह में, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर दोनों को प्लस है, एनसीईआरटी में कहीं कहीं चर्चा किया हुआ है लेकिन ना के बराबर समझिए। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या फायदा है सर, वो देखते हैं। जैसे ये तो जब ये फ्लैश वगैरह खाते हैं, आपको पता है ना ये मीट ही खाता है, तो जब ये मीट वगैरह खाता है तो इसके जो दांत है, ब्रश तो आप नहीं जाते होंगे कर देने के लिए इसको, तो इसके अंदर जो फ्लैशेस होते हैं, जो मीट का टुकड़ा होता है यहाँ जाके फंस जाता है, और जब मीट का टुकड़ा यहाँ जाके फंस जाता है तो बेचारा ऐसे आराम से पानी से निकल करके अपना मुंह ऐसे खोल के बैठा रहता है, और ये नेचर शुरू से चला रहा है। तब ये चिड़िया रानी जाती है और इनके दांतों के बीच से फ्लैश को निकाल लेता है। अब सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो खुद सोचिए इसके दांत में भी तो परेशानी आएगा बेचारा, और तड़पेगा ना। तो यहाँ पे इसको भी प्लस हुआ और इसको भी प्लस हुआ, तो ये हम प्रोटोकॉपरेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारे पास में पॉजिटिव इंट्रैक्शन आया। अब हम नेगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव इंट्रैक्शन के अंदर जो है शुरू करते हैं, जैसे अभी मैंने इंट्रैक्शन बताया, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंदर आप समझ चुके होंगे, समझे होंगे म्यूचुअलिज्म को डिटेल में, आपने समझा कॉमेंसलिज्म को डिटेल में। अब नेगेटिव इंट्रैक्शन के अंदर आते हैं एमेंसलिज्म, आते हैं अगला प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन, है ना। बने रहिएगा, अभी आगे चलना बाकी है। तो अगला जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन से लेकर के, नेगेटिव इंट्रैक्शन के अंदर जो सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास में है एमेंसलिज्म। इसके अंदर जो है वो है हमारे पास में है नेगेटिव और जीरो, मतलब एक स्पीसीज को क्या होना है, हार्म होना है, और एक को कुछ भी नहीं, ना हार्म ना बेनिफिट,
सिर्फ एक को हमारे पास में क्या होना है, एक को हार्म होना है और दूसरे स्पीसीज को कोई लॉस नहीं होना है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव और जीरो। क्या हो जाएगा साइन इसका हमारा, नेगेटिव और जीरो। तो इसके अंदर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में चर्चा नहीं कर रखा है, लेकिन हम अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारे पास में, इसको हम लोग पार्थेनियम कहते हैं, कांग्रेस ग्रास कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। ये जो है एक कंटामिनेंट के जैसा गेहूं के साथ में इंडिया में आया था और आसपास देखे होंगे अपने जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये काफी ज्यादा फैल गया। इससे क्या होगा, इसके जो फ्लावर से जब यहाँ से पोलन ग्रेन डस्ट के टाइप में उड़ेंगे ना, तो हमारे जाके नेजल चैम्बर में अगर फंस जाते हैं तो वहां से हमें एलर्जी वगैरह हो सकता है। तो एलर्जी वगैरह हो सकता है तो ये क्या हुआ, हमें नुकसान करेगा। इसको क्या कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा कैसा जाएगा, पार्थेनियम एग्जाम्पल हो जाएगा इसका नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव और जीरो। और अगर हम इसके अंदर देखना चाहें, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है अपने आसपास के क्षेत्रों से, ये देखेंगे जिसको हम लोग इसको अपने अपने भाषा में अलग अलग चीज कहा जाता है। ये तालाब के किनारे आपको बहुत सारा दिखाई देता होगा, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग आपदा में भी अवसर खोजते हैं। तो इसका जो है अपने क्षेत्र में जो है लोग क्या करते हैं, जानवर वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसको गांव में लेकर के जो है वो आसपास में इसको लगाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, घोरना घोरते हैं इसका। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग थेथरा कहते हैं, थेथर कहते हैं, बहुत लोग अलबोगा कहता है। कि इसको जहां लगा दीजिए लग जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब वो पूरे तरीके से फैल जाता है तो आसपास के जो हैबिटेट होंगे, आसपास के जो भी होंगे अलग दूसरे पौधे उसको बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये तालाब में फैल जाएगा पूरा तो आपका मछली नहीं बढ़ने देगा। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ और इसको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। क्लियर। यहाँ पे और सारे एग्जाम्पल हैं इसको हमने यहाँ पे ले रखा है। अगर हम इसके अंदर से देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, वो तो उगना है उसको। अगर आसपास में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो क्या है, इसका जो भी मिलना चाहिए इसको लाइट, ये नहीं मिल पाएगा, बेचारा ये नुकसान में रहेगा। इसी तरह से कुछ पेनिसिलिन और बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। और ये जैसे एलिफेंट जो है जब चलता है तो उसके अंदर छोटे छोटे जीव जो अपने जो होते हैं क्या कहते हैं, ब्रोइंग करके रहते हैं, छोटे छोटे छेद में रहते हैं, उसको भी नुकसान हो जाता होगा। अब भाई ऐसा थोड़ा ना कि हाथी चल रहा है इसको आंखें देख ही रहे कहाँ होता है, तो बढ़िया से देख नहीं पाएगा, जिसके कारण वो सब उसे क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से स्टैम्प हो जाएंगे और वहां से ढेर सारे मारे जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल और है, थोड़ा सा यहाँ बनाने में चीजें गलती हुई या फिर टाइपिंग में, ध्यान से देखेंगे। ये भी अभी के समय पे हम लोगों के नेचर के अंदर, एक सेकेंड, थोड़ा सा नहीं छोड़िए, हाँ ये भी दिखाना जरूरी है थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, चीजें थोड़ी सी। ये यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये भी हमारे नेचर के लिए जो है, आते हैं एक सेकेंड बस, ये हमारे नेचर के लिए जो है ये भी हार्म है, ये वाला। इसको आपने देखा होगा, ये डायग्राम यहाँ पे हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसका। ये हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग ललटाना कहते हैं, फुटूस। देख रहे हैं कितना तेजी से फैल जा रहा है। तो भैया फैल जा रहा है तो जो खेती करने लायक जमीन है, उस जमीन में अगर फैल जा रहा है तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है ललटाना। बहुत सारे जो नेशनल पार्क हैं उसमें बहुत तेजी से फैल रहा है और वहां के जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं उसके लिए दिक्कत है रहा है, समझिए। तो एमनसलिज्म का मतलब हमने क्या कहा कि सर एक को क्या हो, नुकसान हो और दूसरे को कुछ भी ना हो, दूसरे को कुछ भी ना हो। वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, एमनसलिज्म के अंदर। तो आपको क्लियर होगा, मैंने सारा एग्जाम्पल बताया। अभी नेगेटिव इंटरेक्शन चल रहे हैं पीछे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन पढ़ चुके थे। अगला आते हैं हम लोग, अगला हमारे पास में जो है आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे कंसेप्चुअल, ध्यान से समझिएगा, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब हुआ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब सर यहाँ पे दोनों को क्या होगा, हार्म होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग अपने नेचर के अंदर से, अपने आसपास की चीजों से लेते हैं कि सर दो बच्चे हैं जो एक एग्जाम के लिए compete कर रहे हैं, उसमें एक बच्चे को उस एग्जाम में सफलता मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिल पाता। तो सर एक को तो प्लस हुआ, एक को माइनस हुआ नहीं। यहाँ पे जब आप पूरे कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से तब आपको कंपटीशन का सही मतलब समझ में आएगा।
तो अगर हम यहाँ पे कंपटीशन बात करें तो कभी भी कंपटीशन जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होते हैं। अगर कंपटीशन हो रहा है तो जो दो क्लोजली, जैसे इंसान है और हमारे मतलब हम अपने क्लासमेट हैं, अपने जो से एग्जाम के लिए है, जैसे नीट के बच्चे हैं तो नीट का कंपटीशन उसके नीट के बच्चों से होगा, ना कि आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे से होंगे, मतलब उस एग्जाम के लिए। मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और कम्पीट क्या कर रहे हैं, फॉर सेम रिसोर्स, सेम कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेस, और साथ साथ में यहाँ पे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हो। अब बहुत ज्यादा सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, और उनसे ज्यादा, उनसे जितने बच्चे हैं उनसे ज्यादा कहीं सीट है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड, तो क्या कंपटीशन देखने को मिलेगा? नहीं, कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन तभी देखने को मिलेगा जब रिसोर्सेस क्या हो, रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड में हो, तभी कंपटीशन हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर इसको दो अलग अलग भागों में दिया। पहला लिखा फर्स्टली, क्या हम देखते हैं, हमने कहा कि सर क्या हो, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगा तो कंपटीशन देखने को हमें मिलेगा और वहां पे समझ में आएगा। तो पहला जो है एक कंपटीशन एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है जिसके अंदर अनरिलेटेड स्पीसीज है, मतलब उसको उसके आसपास से कोई लेना देना नहीं, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन देखेंगे, अनरिलेटेड के बीच में, और ये ट्रू है कि नहीं इसको भी पता करेंगे। तो अनरिलेटेड स्पीसीज है लेकिन वो कंपीट क्या कर रहे हैं, सेम रिसोर्स के लिए। एग्जांपल यहां आप देखे होंगे, एक कंडीशन जो आया, एक एग्जांपल आया, वो अमेरिकन लेक जो है, साउथ अमेरिका लेक, सैलो साउथ अमेरिका लेक के अंदर फ्लेमिंगोज, और वहां पे रहने वाले, उस लेक के अंदर रहने वाले मछलियों के बीच में दिखा कंपटीशन। देखिए कोई भी यहाँ पे रिलेटेड है ही नहीं, ना फ्लेमिंगो और फिश कभी रिलेटेड हो सकता है क्या आपके हिसाब से, समझिए। हमारा कंपटीशन हमारे बैचमेट से हो सकता है, ना कि 6, 7, 8 के बच्चों से हो सकता है, समझेंगे बात को। तो सर इन लोगों का जब ये फ्लेमिंगो और जो फिश है इसके बीच में क्या कंपटीशन है, इनके अंदर जो लेक है वहां पे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फिश के लिए फूड है, जो एक एक्वेटिक फूड चेन के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो किसके लिए फूड वहां पे है, फिश के लिए, और लंबे समय के लिए। लेकिन वहां पे किसका आगमन हो चुका है, फ्लेमिंगो का। तो फ्लेमिंगो का जो खाने की जो कैपेसिटी है वो फिश से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे किसे खत्म होने का चांस है, तो सर खत्म होने का चांस जल्दी है कि सर इसके लिए भोजन तो कम पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे भी इसका दिक्कत होने लगेगा कि नहीं, क्योंकि तो ढेर सारे फ्लेमिंगो आ जाएंगे। तुरंत हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इंटरफेरेंस, चीजों को समझेंगे ध्यान से, पूरा लेक्चर को कंप्लीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो हम देख रहे हैं उसमें है टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, मतलब यहाँ से उसको कोई इससे कंपटीशन था ही नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना कहाँ पे, सैलो साउथ अमेरिका लेक के अंदर, किसी किसके बीच में, फ्लेमिंगो और रेसिडेंट फिश। क्या है उसका कॉमन फूड, तो कॉमन फूड है सर दोनों का जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन है। यहाँ पे कंपटीशन हो गया मछलियों के लिए, क्योंकि एक जो है खाने की कैपेसिटी वो मछलियों का कम है, किससे, फ्लेमिंगो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंडली दूसरा केस देखने को हमें मिल रहा है कि सर अगर रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड ना हो, नीड नॉट बी लिमिटिंग, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड ना हो तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो इसके अंदर जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो सर इसमें कैसे क्या होगा, तो इसके अंदर जिसका फीडिंग इफिशियंसी, मतलब खाने की कैपेसिटी जिस स्पीसीज का ज्यादा होगा वो क्या हो जाएंगे, feeding efficiency of an species might be reduced due to the interfering and inhibit presence of other species even if resources are abundant। अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं होता कि दबदबा, दबदबा बना रहेगा, दबदबा है तो जिसके अंदर जो सुपीरियर है, सुपीरियर का इसके अंदर क्या रहेगा, दबदबा रहेगा, बोलेगा तुमको वही समय में आना है, वही समय में खाना है। तो अभी ये जो है सेकेंडली कह रहा है कि क्या हो, नॉट बी लिमिटिंग,
रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल फॉर कंपीटिंग टू अकर्स, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। आगे आते हैं इसके ही अंदर, अभी इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। तो कंपटीशन को तभी डिफाइन किया जा सकता है जब रिसोर्सेस हमारे पास में लिमिटेड क्या हो ना हो। तब क्या हो हमारे पास में कि जो हमारे पास में सबसे ज्यादा फिट होगा, मेंडल, डार्विन थ्योरी, जो भी आया है वो फिटनेस पे आया है कि जो फिट होगा, जिसकी आर्क इंट्रेंसिक रेट ज्यादा होगा, वही सरवाइव करेगा, वही राज करेगा। क्लियर है? यहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे 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 वहां पे ढेर वैसे ही सुपीरियर आ जाएंगे, तो वहां पे कंपटीशन उन लोगों के बीच में हो जाएगा और एक दिन उन्हें भी एलिमिनेट होना पड़ेगा। दोनों के समझ में आया होगा, एक बार रिसोर्सेस लिमिटेड है और एक बार रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं है। इसी के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आगे चलते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास में देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो तरह से, उसी में जो फिटेस्ट है, जो फिटनेस है, वही इवॉल्व कर पाएगा नेचर के अंदर। यहाँ पे कंपटीशन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, मतलब खुद के बीच में जो लड़ाई हो, वो खुद के बीच में, मतलब हम अपने अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने जैसे लोगों के अंदर से अगर लड़ाई हो रहा है तो हमारा क्या आया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन अगर अलग अलग के बीच में लड़ाई हो, वो क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यहाँ देखने को मिल रहा होगा, सेम स्पीशीज के बीच में है इंट्रा और अलग अलग स्पीशीज के बीच में है, तो क्या कहेंगे उसको, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने नहीं कहते हैं कि जब कुछ कहानी वगैरह देखते होंगे कि अपने स्वामित्व, तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, मतलब उसके अंदर जो सुपीरियर होगा वही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी आगे लेकर के चलते हैं आपको। इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट है गॉस, और कुछ अदर जो है इकोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें देखा गया। तो कहा गया कि भैया जब रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड हो, रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड हो, तो कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, और जो इन्फीरियर होगा उसको एलिमिनेट कर देगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज नेचर भी वही चीज को सपोर्ट कर रहा है। नहीं कहते हैं कि जेकर मुड़ाम तेल है ओकरे मुड़ाम तेल देने वाले लोग होते हैं। मतलब देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं उसी के साथ जाना चाहते हैं और जो थोड़े से दबे लोग हैं उसको और दबाया जा रहा है। देखिए चीजों को कहां से जोड़ा जा रहा है, नेचर कितना सटीक लेकर के चलता है हमें। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो तो कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इवेंटली इलिमिनेट क्या, अदर स्पीसीज, मतलब जो इन्फीरियर होगा वो धीरे धीरे उसको इलिमिनेट कर देगा। लेकिन लिमिटेड है रिसोर्सेज, एक दिन उसको भी मरना पड़ेगा। आज बाबू तुम उसको दबा रहे हो ना, कल तुम्हें भी उसी समाज के लोग कोई दबाएंगे। तो एक केस हम लोगों के अंदर एनसीईआरटी के अंदर है जहां पे बात किया गया है अबिंगडन टॉर्टोइस और गोट्स के बारे में। ये कंडीशन जो है ये देखने को मिला है गैलापागोस आइलैंड के अंदर। ये डार्विन जब अपने जहाज जैसे में स्वीगल से पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड, तो वहां पे देखते हैं, ये देखिए ये एक हमारे पास में अबिंगडन टॉर्टोइस है, इसका इतना छोटा सा मुंह है, समझो कि वो कितना धीरे धीरे खाता होगा। भाई समझ में आना चाहिए, बात कहाँ का है, गैलापागोस आइलैंड का है। आइलैंड का मतलब होता है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फोटो भी, ये सब पूरा पानी है और यहाँ पे छोटा सा गैलापागोस आइलैंड की कहानी में लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर गया किसको, बकरियों को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो देखिए एक इसका मुंह देखिए और इसका मुंह देखिए, बकरी नहीं होते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं, छगरी होगा, हम लोग छगरी कहते हैं झारखंड में, जल्दी जल्दी लबर लबर खाने वाला। तो इसका जो खाने की जो कैपेसिटी है इस बेचारे से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, सुपीरियर हुआ, और ये क्या हुआ, इन्फीरियर हुआ। तो बेचारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, समझेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, तो इन बकरियों के लिए भी भोजन तो लिमिटेड ही है।
तो कुछ दिन में इन लोगों के बीच में भी कंपटीशन होगा और ये भी कैसे महसूस करने लगेंगे कि हमारे लिए भी खाना कम पड़ रहा है। तो कैसा हुआ दोनों के लिए? नेगेटिव नेगेटिव। जरूर समझे होंगे चीजों को। क्लियर है? यही बात को बताने के लिए मैं इतना एग्जाम्पल लेके आपके पास आया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो गॉस साहब का जो है लैंग्वेज जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने किया है, बहुत बार नीट में पूछा भी है कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किन्होंने दिया, तो साइंटिस्ट के नाम से ही है, उसी से रखिएगा याद। और उसका लैंग्वेज क्या है? उन्होंने कहा है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट लॉन्ग पीरियड और कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इंफीरियर एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। रिसोर्सेस अगर लिमिटेड है तो सुपीरियर जो है वो थोड़े दिनों तक तो सर्वाइव करेंगे, इंफीरियर जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी ये चीजें लंबे समय तक नहीं है। ये कब पॉसिबल हुआ? जब रिसोर्सेस क्या हो? लिमिटेड हो, तभी हम कंपटीशन को समझ सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रखिएगा, अविग्नेन टोटोइस और गॉड कहाँ की कहानी है? गैलापागोस आइलैंड। मैंने दिखाया पिछले वाले में, आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और प्रॉब्लम लगाइए। नीट, पीजीटी, अन्य एग्जाम जहां पे इकोलॉजी है आपसे सवाल बनेंगे। चलते हैं आगे। हाँ सर, आप हमको बताइए, वहां पे एक एलिमिनेट हो जा रहा है, एक सुपीरियर है, तो सर वो तो धीरे धीरे नेचर के अंदर खत्म हो जाएगा। भैया जीने का तो अधिकार सभी को है और नेचर सभी के लिए है। अगर हम किसी चीजों को खत्म कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और एक दिन हमें प्रॉब्लम होगा। तो सर जीने का अधिकार छोटे से इंसेक्ट से लेकर के बहुत बड़े हाथी, इंसान, सबका अधिकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों ना किया जाए? अगले धीरे धीरे चीजें आया तो एक वर्ड यहाँ से आया हमारे पास में, रिसोर्स पार्टी ट्यूनिंग। सर बांट लीजिए, बांट लीजिए, क्योंकि जीना तो सभी को है। अपना हिस्सा ले जाइए, काहे रोज रोज तुमसे लड़ाई करेंगे? मारा मारी नहीं करना है। तब यहाँ पे जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया। यहाँ पे पहले लेके चलते हैं कि सर अगर दो स्पीसीज है, compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेस, और वो क्या कर रहे हैं? कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं। कोई बच्चा नीट का तैयारी करना चाहता है और उसके घर में दूसरा बच्चा नीट का ही तैयारी करना चाह रहा है, एक का निकल गया, एक का नहीं निकल गया, समझो ताना सुनेगा। लेकिन वही बच्चा दूसरा चीज का प्रिपरेशन कर रहा है, नीट ना लेकर के जेई कर रहा है या सीए अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा और दोनों बहुत अच्छे से हंसी खुशी से घर में रहेंगे। अब घर में आसपास में रहते होंगे आप लोग बच्चों, तो आपको पता चलता होगा क्या माहौल बनता है। ठीक, तो कह रहा है सर कि रिसोर्स को क्या कर लीजिए? बांट लीजिए, पार्ट में कर लीजिए, और वहां से हम लोगों को क्या होगा? कंपटीशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे छोटे छोटे चिड़िया जो है, एक पेड़ के अंदर 5 तरह की चिड़िया रहती है। इसका किसके द्वारा दिया गया था यहाँ पे? तो जो साइंटिस्ट है मैकआर्थर एक्सपेरिमेंट ऑन वार्बलर बर्ड, जो मैकआर्थर साहब हैं, यही सवाल पूछ सकता है कि रिसोर्सेस पार्टी ट्यूनिंग किसके द्वारा बताया गया? तो मैकआर्थर। तो देखेंगे यहाँ पे कि सर एक पेड़ है, ये अपने नॉर्मल अपने घर का पेड़ लिया हूं मैं, जहां पे इसके अलग अलग जोन है, अलग अलग भाग हैं, और इस अलग अलग भाग में ये जो छोटी सी चिड़िया है वो तो है इवोल्यूशन के अंदर कैसे इवॉल्व किए सबको पता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग जगह रहते हैं और इसका जो हैबिटेट तो यहाँ पे अलग अलग है ही, और इसका जो खाने का जो फॉरेजिंग जो एक्टिविटी है वो सबका अलग अलग है। मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक ही घर में अगर दो 12th के बच्चे हैं तो थोड़ा सा मन मुटाव रहता है, अगर पढ़ने वाले हैं तब। और वही अगर एक दूसरा बच्चा आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया, अलग सब्जेक्ट का है, मतलब अलग ब्रांच से है, तो थोड़ा दोस्ताना माहौल रहता है घर में, है ना? तो ये बात को आप समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो तभी ये एग्जिस्ट किए जब यहाँ पे इसका क्या किया गया? ये कंपटीशन को अवॉइड किए और वो चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉगिंग पैटर्न। एक कहानी बचपन में सुने होंगे कि दो भाई है, दोनों में लड़ाई होता है और एक बंटवारा में एक कंबल हो जाता है। वो कंबल जो है एक बड़े भाई को मिलता है, एक एक कम्बल रहता है, उसको फाड़ तो सकता नहीं है। कहानी में सुनाता हूँ शायद समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या कहता है बड़ा भाई, छोटा भाई को देना नहीं चाह रहा है, वो भी दोनों जिद्दी में है। तो बेचारा कहता है तुम दिन में ओढ़ना, एक कहता है रात में ओढ़ना। बेचारा बड़ा भाई जो है वो दिन भर उसको ढोता है
और बेचारा ठंड का समय समझो और रात में छोटा भाई ओढ़ लेता है, तो पड़ोसी आसपास समझा देते हैं कि तुम जब उधर से आओ ना तो उसको भिंगा के लाना, तो उसका भी यूज नहीं। ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजों को समझदार है, अब इंसान के बच्चे हैं तो चीजों को समझेंगे। तो इन्होंने, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सबको जीना है तो रिसोर्स को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। और जब चीजों को बांट लेंगे तो सभी हंसी खुशी से रहेंगे। तो बांटा है इसका फीडिंग के आधार पे और उस जो खाने का जो तरीका है उसके आधार पे, और चीजें क्या हो गया, सब कोई इवॉल्व कर रहा है। नेचर सभी के लिए है, सभी के लिए खुला आसमान है, आइए और लड़िए, सभी को जीने का अधिकार है। तो यहाँ समझ में आया होगा कंपटीशन के अंदर चीजें को कैसे धीरे धीरे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यही यही मैकआर्थर के एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में अंदर ये सबका चर्चा, थोड़ा सा नाम लिखा है, आपको इतने जानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता दिया कि किस आधार पे ये लोग रह रहे हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आते हैं आगे। एक और एक्सपेरिमेंट जो है देखा गया है रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। क्या है सर, तो कॉर्नेल इंग्लैंड फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है अभी हम लोग समझते हैं। अब यहां देखेंगे ध्यान से, ये छोटे छोटे बार्नेकल्स हैं, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता होगा। ये एक समुद्र के अंदर जो है टाइडल जोन के अंदर है। कहां पे एक्सपेरिमेंट था ध्यान से देखेंगे तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। अगर यहाँ पे हम देखें इसके अंदर, एनसीईआरटी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग जो है हमारे पास में स्पीसीज हैं। तो ये जो जोन है ये हाई टाइड जोन है, ये जो जोन है हाई टाइड जोन है, और ये नीचे वाला लो टाइड जोन है। तो यहाँ पे जो रह रहे हैं हमारे पास में बार्नेकल्स, यहाँ पे कैथामेलस, और यहाँ पे जो हमारे पास में बेलेनस, ये दो अलग अलग है। अब समझिए कि हाई टाइड जोन है तो इसके लिए तो हमेशा परेशानी रहता होगा भैया, खाना भी तो नीचे नहीं रहता होगा चीजें, इसके लिए हमेशा परेशानी रहता होगा। हाई टाइड जोन है और लो टाइड जोन में तो बहुत नॉर्मल है। तो ये जो एरिया है ये एरिया कंपटीशन का एरिया है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है कि यहाँ पे कौन रहेगा। तो देखो जो सुपीरियर है, जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे इलिमिनेट कर देगा, है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वही हुआ, इनडायरेक्ट रूप से ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये घटना जो है, ये घटना कहाँ का था भैया, ये घटना जो है हमारे पास में सर कॉलन इंग्लैंड फील्ड एक्सपेरिमेंट रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड के अंदर का ये कहानी है। उम्मीद करते होंगे मैं हर चीज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी कंपटीशन में ही है, आगे लेके चलते हैं सर। एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, तो कह रहा है इसके अंदर a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitive superior species is found to be expand distribution range when superior species is experimentally removed। जैसे क्या है ना कि एक छोटे से जगह या बहुत बड़े से जगह जहां चीजें का गतिविधि धीरे धीरे कम हो जाती है, सुपीरियर स्पीसीज की धीरे धीरे जो उसकी मूवमेंट है कम हो जाती है, तो जो इन्फीरियर होते हैं उसके लिए वो जगह एक खुले आसमान के जैसा होता है। यही कहना चाह रहा है कॉम्पिटिटिव रिलीज में। नहीं कहते हैं जाओ छोड़ दिए ये हमारा बहुत बड़ा एरिया है तुम उस एरिया में राज करो, है ना। यही कहना चाह रहा है स्पीसीज हुई डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया because of the presence of competitive superior species found to be expand is डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज व्हेन सुपीरियर स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, वहां से रिमूव कर दिया, तो दूसरे के लिए कंपटीशन बचता ही नहीं है, तभी वो दूसरा एक्सटिंक्ट कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब यहां जाकर के आपका कंपटीशन जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं सभी को मजा आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। आगे आते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर ही प्लस माइनस में आते हैं प्रीडेशन। अरे सर यहाँ ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल बस एनसीईआरटी के, जैसे प्रीडेशन आया सर दिमाग में आता है सर जो लायन है वो कैसे हिरन को भगा रहा है, ये दिमाग में लाइएगा। ये तभी सही होगा जब ये तीनों चीजें वहां पे साइमल्टेनियसली हो रहा हो, कैच, किल और ईट, तभी ये प्रीडेशन होगा। और याद रखिएगा कभी कभी हम लोग एक बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे आपके
घर से पॉकेट मनी या फिर जो जहाँ रहते हैं एक बार मिलता होगा महीना में आपको पैसा, अब एक ही दिन सब उड़ा दिए, तब 28 दिन 27 दिन आप परेशान रहे रहते होंगे जरूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, कि जो प्रीडेटर होते हैं वो कॉन्डक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक चेन, फूड चेन आपने पढ़ा होगा, फूड चेन को लेकर के अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करते हैं फूड चेन को। अगर फूड चेन को मेंटेन नहीं करेगा, एक ही दिन सब हम लोग खत्म कर देंगे, तो हो सकता है सर कुछ दिनों के बाद हमें वो खाना ना मिले, हम भूखे रहना पड़े। तो ये जो होते हैं एक सोर्स होता है, एक सोर्स होता है ट्रांसफर करने का। हम लोगों ने फूड चेन पढ़ा है जिसमें से ट्रॉपिक लेवल होंगे, या फिर आगे लेक्चर में हमारा देखने को मिलेगा इको सिस्टम के अंदर फूड चेन को। दूसरा बात क्या है कि सर ये उतना ही खाते हैं कि जिससे इसको पेट भर सके, और साथ साथ में वहां का पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो प्रीडेशन के अंदर दो चीज है, हमने क्या कहा शुरुआत में ही, कि जैसे ये टॉपिक आता है दिमाग में आपको समझिए कि एक लायन और एक जो हिरन है वो लेकर के आइए। तो यहाँ पे जो है एक प्रे है और एक प्रीडेटर है, मतलब शिकार है और एक शिकारी है। तब यहाँ हम समझते हैं कि नेचर में क्या है सर, कि हम उतना ही शिकार करें कि उसका क्या हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। दूसरा, ऐसा नहीं कि हम मार दें, अगर हम ऐसी चीजें करेंगे तो हमारा ट्रॉपिक लेवल, हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और एक दिन हमें भोजन नहीं मिलेगा। क्लियर है, बात को समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल देखने को मिला प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल। ये जो है घटना 1920 ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस एरिया में ये प्रिकली पियर कैक्टस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके जो ग्रासलैंड में है वो पूरा फैल गया। तो सर इसके लिए थोड़ी ना रखे थे हम ग्रासलैंड खाली, वहां पे गेहूं लगाने के लिए, अन्य फसलों को लिए रखे थे। तो सर इसको कैसे खत्म किया जाए, नेचर के अंदर इसका कोई प्रीडेटर है? तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कैक्टस फीडिंग मॉथ को, है ना। तो इसके लिए अब हमारे पास में ये एक एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा गया कि अगर कोई चीज नेचर के अंदर अगर उसका प्रीडेशन नहीं हो पा रहा है तो हैवॉक हो जाएगा, बहुत तेजी से फैल जाएगा और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको खाने के लिए कौन आया वहां पे, आया था सर कैक्टस फीडिंग मॉथ, तब जा करके वो कंट्रोल हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। हाँ, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा ये घटना है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, कहाँ के अंदर, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का। उसके अंदर स्टारफिश पाइसेस्टर एक प्रीडेटर के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है। और क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये स्टारफिश पाइसेस्टर है, तो ये यहाँ पे घटना कहाँ का है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर की ये घटना है। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर जब यहां से इसको खत्म कर दिया गया तो उसके आसपास में इससे जो निर्भर करने वाले 10 स्पीसीज थे इनवर्टिब्रेट का, वो क्या हो गया, खत्म हो गया कुछ सालों में। इसका कारण क्या हुआ, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक, तो घटना जो है ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हम लोगों को याद रखने हैं, है ना, कहां से कौन कंडीशन में लिया गया। आगे आते हैं। हाँ भैया, ज्यादा शोषण करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलोगे, ये कहावत सुने होंगे, है ना। तो ज्यादा उछलना भी सही नहीं है। अगर सर प्रीडेटर क्या हो, अगर प्रीडेटर इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट किसको, प्रे को। अगर शिकारी जो है एक के दिन खूब शिकार कर लिया, खूब मार दिया, तो दिक्कत है भैया, धीरे धीरे करिए चीजों को, एक बैलेंस रखिए, नहीं एक दिन भूखे सोइएगा। तो वो जो है क्या कहता है, नेचर के अंदर जो प्रीडेटर होते हैं वो क्लेवर होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, चालाक होते हैं, क्योंकि उसको पता है इंसान लेकिन ग्रीडी टाइप का है, एक के दिन सब बटोर ले हम और भाग जाएं। देख ही नहीं देश की हालत, क्या लगता है इसे सरवाइव करना पॉसिबल है?
तो समझिए कि ये छोटे छोटे स्पीसीज जो है किस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रीडेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं कि सर हमें उतना ही शिकार करिए, उतना ही हमें करना है, उतना ही प्रे को लेकर के खाना पीना है, उतना ही रहना है जिससे हम बैलेंस रह सके और वो भी चल सके। नहीं तो अगर ये इफिशियंट ओवर एक्सप्लॉइट होने लगे, खूब मारो एक दिन, पूरा रगड़ दो एक दिन, तो हो सकता है कि वो अगले दिन खुद रगड़ा जाएगा। क्लियर है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल है। किसको मरना पसंद है भाई, किसको मरना पसंद है, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रे होते हैं वो प्रीडेटर से छुपने की कोशिश करते हैं। नहीं बोलता है गिरगिट रंग बदलता है, काहे रंग बदलता है भाई, तुमको देख के रंग बदलता है क्या, आजकल आदमी रंग बदल लेता है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रे स्पीसीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस लेसन, वो अपने जन्म से बहुत कुछ अपने बचाव के लिए सीख के आते हैं कि हमें जो है प्रीडेटर से कैसे बचना है। प्रे स्पीसीज बचपन से जब जन्म लेते हैं तो बचा के समझ के कैसे बचना है हमको कि जल्दी शिकार ना हो सके। सबको अपना जीवन पसंद है भाई। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे एक वर्ड है कैम्यूफ्लैग के बारे में, मतलब चीजें उसी के जैसा, उसके जैसा वो ढल जाते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं आंख मिचौनी नहीं खेल रहा हूं, ये समझिए यहाँ पे एक बैठे हैं मेढक बाबा है, ये देखेंगे ध्यान से। अगर इसका जो यहाँ पे प्रीडेटर आएगा खाने के लिए, फूड चेन के अंदर से देखें तो सांप हो गया, इसको खाता है, क्या तुरंत इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा, और ये क्या हो जाएगा, अपने शिकार होने से बच जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कुछ इंसेक्ट हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, ताकि जो छिपकली या कोई भी इसको खाने वाला है ये आसानी से नहीं देख सके। तो प्रे स्पीसीज क्या होते हैं, बहुत सारे डिफेंस लेसन को सीखते हैं। अभी कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, नहीं कहते हैं अरे भाई वो बहुत बचपन से स्ट्रगल किया है, छोटा छोटा परेशानी में वो नहीं हारेगा। अभी दिखाते हैं ऐसा ही एक मोनार्च बटरफ्लाई को दिखाते हैं आपको कि मोनार्च बटरफ्लाई क्या करता है। मोनार्च बटरफ्लाई जो है, इसके जो खाने वाले प्रीडेटर होते हैं इस बेचारे को जल्दी नहीं खाते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, हाईली डिस्टेस्टफुल। और जो इसके प्रीडेटर बर्ड हैं वो थोड़े से दूर भागते हैं। कारण क्या है कि ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है, अपने जब ये जीवन शुरुआत जब वो कैटरपिलर लाइफ में होता है, जब इनिशियल स्टेप में लाइफ में होता है, तो ये बहुत सारे पॉइजनस जहरीले वीड्स को खाना शुरू करता है, जिसके कारण इसके शरीर के अंदर क्या आ जाता है, बहुत सारे पॉइजन जमा हो जाते हैं। जो इसके जो प्रीडेटर होंगे वो खाएंगे, तो इसको खाते ही वो भी हिलने डुलने लगेंगे, समझ लीजिए। तो एक बार गलती से खा गया तो लोग सोचते होंगे कि अरे बच्चों, जानते हो ना, जैसे बच्चे को हम लोग बताते हैं शुरू से सांप से दूर रहना, कि सांप काट लेगा, तो उसको कहियो देखा होगा आसपास में किसी को नुकसान किए हुए, तब ने हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि कुत्ता पास मत जाना, कुत्ता काट लेगा। बहुत तरह के कारण है। तो नेचर के अंदर सब डेवलप है। तो मोनार्च बटरफ्लाई का कहानी है कि ये शुरू से जो है वैसे वीड्स को खाते हैं, वैसे पॉइजनस वीड को खाते हैं, और इसके अंदर शरीर के अंदर केमिकल हो जाते हैं, तो जो इसके प्रीडेटर होते हैं वो उतने खाने में इसको दिलचस्पी नहीं रखते हैं। क्लियर है। अब सर कुछ प्लांट अपने आसपास देखिए, आसपास घरों में आसपास देखिए जाकर कि अपने आसपास कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, हर्बीवोर, गाय, बकरियां, जो भी ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो सब कुछ प्लांट को नहीं खाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। अभी बोलते हैं हाँ सर सही बोल रहे हैं, ये देखेंगे हम लोग। ये कुछ तो बनावट में ऐसा होते हैं कि उससे दूर भागते हैं। बहुत लोग कहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग बताते हैं, शायरी सुनते होंगे, अरे भाई गुलाब में कांटा होता है ना, इतना आसानी से थोड़ी ना मिलेगा गुलाब। अबे भाई वो कांटा इसलिए बना है क्योंकि वो खाने वाले से बचा सके, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है उसके अंदर। वैसे ही यहाँ पे अकेसिया और कैक्टस आप देखे होंगे, उसमें ढेर सारे कांटे होते हैं। तो कांटे होने का कारण क्या है कि उसके जो प्रीडेटर हैं हर्बीवोर, उससे वो बच सके, स्केप कर सके। नेचर के अंदर उसने डेवलप किया।
तो अगर सर कोई खा लिया तो खाइए ना, खाइए, उसको क्या मिला, नेगेटिव, और इस बेचारा तो हरा हरा रहेगा। ये क्या है, पॉजिटिव, तो साइन चल रहा है साथ में, प्लस माइनस, एक को नुकसान होना है सर तो एक को बेनिफिट मिलना है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ये हमारा कैलाट्रोपिस है, हम लोग ओकन बोलते हैं झारखंडी भाषा में, है ना। देखते होंगे पूरा फैल गया, कोई नहीं जाता है उसको छूने उने के लिए। मैं इस पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा, बहुत लोग अलग अलग तरीके से बात कहते हैं, कान दर्द करे, दांत दर्द करे, ऐसा मत करिएगा कभी, डॉक्टर साहब हैं, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा ना, दिक्कत में पड़ जाइएगा। ये कैलाट्रोपिस जो है ये बहुत ज्यादा उगा रहता है, और इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल्स होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। अगर कोई चरने वाला गाय भैंस बकरी अगर कोई खा जाता है तो उससे हृदय रुक सकता है, उसका हृदय घात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। एक बार गलती तो कर दिया तो उसके माँ बाप देखते होंगे, ऐसा नहीं, फीलिंग तो है उसके अंदर भी, वो देखते होंगे तो बोलते हैं कि भैया अगला जो छोटा छोटा जो है बोलता होगा कि नहीं खाना उसको, ये खाने लायक नहीं है। क्योंकि जब बकरी जाती है चरने उड़ने के लिए तो अपने झुंड में जाते हैं, तो लोगों के अंदर भी तो अपना कोई साइन लैंग्वेज होगा, बोलता होगा नहीं इसको नहीं खाना है। तो सर ये करता क्या है, या बहुत सारे ये प्लांट आपने सुना होगा, निकोटीन, कैफीन, क्वेनिन, स्टैचिन, ओपियम, ये आप पढ़े होंगे अगर डिजीज के अंदर चैप्टर में, वहां मिला होगा। तो यहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि गाय बकरी जो है या जो चरने वाले एनिमल हैं इसको कभी चरते खाते नहीं देखा होगा। कारण क्या है सर, इसके अंदर अलग अलग केमिकल होता है। कभी कभी देखे होंगे गांव घर में अगर रहते होंगे आप लोग, तो छगरी सब घूमने फिरने लगती है, मात जाती है, इसका मतलब को वो गलत घास खा के लिए है ना, तो उसके अंदर नशा या फिर वो केमिकल का प्रभाव है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोरस सिक व्हेन दे आर ईटेन और इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन डिस्टर्ब। इस क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है, डाइजेशन डिस्टर्ब, इवन रिप्रोडक्शन, और उसको सकता है उसको मार भी दे। खत्म। आया छगरी सर, छगरी चरा के आए थे और पता चला कि सूतले रह गई, अंदर रखे तब मर गई, कुछ खाया हुआ होगा, कुछ ऐसे गलती से शायद उसने अपने झुंड से अलग होगा, क्योंकि जब वो झुंड में चलती है तो लोग अपने आप को समझती है कि कैसे बचना है। क्लियर है चीजें। ठीक, तो एक को यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये बेचारा बचता जा रहा है, और अगर कोई गलती से अगर लेके आया इसका प्लस मिला, और अगर कोई गलती से गोट या कैटल कोई खा गया तो उसको क्या पड़ेगा, परेशानी ही तो होगा। तो प्लस और माइनस क्लियर होगा। सारे एग्जाम्पल को हमने लेके आया यहाँ पे। आगे चलते हैं, एक और प्लस माइनस, वो है पैरासिटिज्म, पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर भी है प्लस और माइनस। तो इसके अंदर लगाव, एसोसिएशन होगा, इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल ऑफ टू स्पीसीज। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं या सेम साइज के भी हो सकते हैं। बच्चों को मैं कभी कभी कह देता हूँ क्लास में कि तुम लोग भी एक पैरासिटिज्म हो, अपने माँ बाप के पैसों में अपने घर से पल रहे, उसके सपने को आप लोग अच्छे तरीके से, जब बच्चे उदंडता करते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है कि फ्री का तुम्हें फूड मिल रहा है, फ्री का शेल्टर मिल रहा है ना, कपड़ा मकान फ्री का तुम्हें मिल रहा है। तो एक क्या है वो, पैरासिटिज्म ही तो है, खून चूस रहे हैं, पैसा दो पैसा दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एसोसिएशन देखेंगे तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, पैरासाइट होगा, और जिसको बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पे सॉरी पैरासाइट को क्या होगा, स्मॉलर को बेनिफिट होगा, और जो लार्जर होगा होस्ट वो क्या होगा, हार्म। जैसे हम अगर मान लीजिए कि हमको जू हो गया, नाइस हो गया, है ना, तो हम क्या है, हम बड़े हैं और ये छोटे छोटे होंगे, तो उसको क्या हो रहा है, हमारा खून चूसेगा, वो खून चूसेगा तो उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा, और हमको क्या होगा, हार्म होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि पैरासाइट जो है वो क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसको क्या मिलता है, घर भी मिल रहा है, लेकिन वो होस्ट को किल नहीं करता। वैसा नहीं ना, नहीं बोलता पिलवा गया, मतलब बहुत ज्यादा उसको ढीला हो गया, क्या उसको मार देता है क्या, अरे हो सकता है अलग अलग चीजें हो, ऐसा नहीं कि छेदा कर देगा, सोचा तो नहीं होता है, किसी को नहीं देखा होगा, इतना भी गधा तो नहीं होगा वो। तो समझिए कि उसके अंदर उसको घर दे रहा है फ्री में, खाना दे रहा है, तो कोई चाहेगा कि हम मार दें बाबू लोग, बताओ, नहीं चाहेगा ना कि हम मार दें उसको। तो यहाँ पे जो है, लेकिन
मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट जो है वो क्या करता है, अपने होस्ट को हार्म ही करता है। छोटा से क्या हुआ, परेशानी तो करेगा ना जब हो जाएगा तो। आगे चलते हैं, कुछ जो है क्या क्या कर सकते हैं, उसके सर्वाइवल को रिड्यूस कर देंगे, मतलब थोड़ा दिन और जिंदा रहता, उसके ग्रोथ को कम कर देंगे, उसके रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब में डिस्टर्ब करेंगे। और लेकिन उसको भैया वो इवॉल्व, उसको इवॉल्व होने में भी हेल्प करेगा, उसको जन्म देने में। कहाँ से आया होगा, क्या कोई लाया होगा क्या कहीं लिखा उखा से? आप गंदा रहिए ना, देखिएगा अपने आप हो जाता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं इसका। यहाँ पे देखिएगा, हमने ले करके आया है पैरासाइट के टाइप, एक शरीर के बाहर रहेगा सर, और एक शरीर के पेट उट के अंदर रहेगा। तो जो बाहर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, और अंदर रहेगा तो जो ऑन द बॉडी है होस्ट के, उसे कहेंगे एक्टोपैरासाइट, जो बाहर है। ठीक, ये आप देख रहे होंगे, लीच है कहाँ पे, कैटल पे। गांव घर में गाय भैंस होता होगा, काड़ा उड़ा होता होगा, तो जाते हैं लोग धोने होने के लिए, जैसे तालाब उलाब में, तो देखते होंगे जोंकवा पकड़ लेता है। तो जोंकवा पकड़ लिया, जोंकवा खून चूसता है ना? तो खून चूसता है, तो खून चूसता है तो उसको क्या मिला, बेनिफिट। लेकिन जो काड़ा है, जो भैंस है, उसको क्या मिला, नेगेटिव। आजकल इसका मार्केट बहुत बढ़ गया है, लोग लीच थेरेपी करा रहे हैं गाल उल में, इसके अंदर से केमिकल होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या है, या कोई कराए होंगे लीच थेरेपी तो बताइएगा। आजकल बताया ना, अवसर आपदा में अवसर खोज रहे इंसान, ऐसे हैं। तो लीच ऑन कैटल, ये देखिए, आपने कुत्ता वगैरह पाल के रखा होगा, या गांव घर में कुत्ते देखते होंगे, तो इस तरह से छोटे छोटे आपको दिखाई देते होंगे, इसे कहते हैं लाइस ऑन डॉग। जब कुत्ते में हो जाते हैं तो कुत्ता का सारा न्यूट्रिशन कौन खा जाएगा, ये बेचारा, प्लस है, इसको कैसा मिला, नेगेटिव। ये देखिए, ढील, ढीला, जो अपने भाषा में लाइस ऑन ह्यूमन, तो इसको क्या मिला, इसको बेचारे को प्लस, और इस इंसान को क्या मिल रहा है, माइनस। ये देखिए, ये एक मेराइन एनिमल शार्क है, छोटा सा मुंह दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसके छोटे छोटे हैं पोपिपोड्स, इसके सारा इसको खाते रहेंगे दिन भर, उतना प्रभाव नहीं पड़ता होगा, इतना बड़ा शरीर है, जाने दो, इतना सा तो है। अब इसकी मम्मी ने ना इसको देखती होगी कैसे साफ सफाई में रखे, तो एक को क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, और इसको क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो ये हमारा शरीर के बाहर था, इसको क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट कहेंगे। क्लियर हो? तो ये समझ में आ रही होगी, मैंने एनसीईआरटी को एकदम तोड़ तोड़ के ला दिया हूँ, सारे एग्जाम्पल को आपके पास रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्लांट के अंदर कुछ देखते हैं, है ना, प्लांट के अंदर देखते हैं, एक है कसकूटा। कसकूटा नीट के अंदर सवाल आ चुके हैं। कसकूटा जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको कहते हैं, ये तो ये पूछा था सवाल, ये पूरे स्टेम में फैल जाता है। अगर हम इसे प्लांट देखें तो प्लांट इस तरह से फैल जाता है, जहां से हम लोग हटाएंगे तो इसका ये भाग जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यहाँ ये खत्म कर देता है पूरे भाग को। ये आप इसे देखे होंगे, पूरा इस तरह से देखे होंगे, ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है, मतलब उसका न्यूट्रिशन, इसके कारण क्या होता है, ये अपने क्लोरोफिल को लॉस कर देता है, और आने वाले समय में इसके अंदर जो चेंजेस होना चाहिए वो चेंज नहीं कर पाता है ये लीफ, ये इवोल्यूशन को भी उसका धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इसको यहाँ पे क्या मिला, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और इसको हुआ नेगेटिव, है ना। इस जो पेड़ है उसको नेगेटिव हुआ, और बेचारा जो कसकूटा है ना, बेल कहते हैं अपने भाषा में हम लोग, इसका भी लोग यूज कर लेते हैं, जंगल उंगल जाते हैं, लकड़ी कुड़ी को बोझा ओझा बांधने में यूज कर लेते हैं, बहुत दिमाग है इंसानों के पास। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल एनसीईआरटी में है, क्या जो मच्छर हम लोगों को काट के खून लेके भागता है, काहे भागता है, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर अ पैरासाइट, यही सवाल है एनसीईआरटी के अंदर। तो उसके जीवन काल को जब आप पढ़ेंगे मलेरिया साइकिल के अंदर, जब आप पढ़ेंगे चीजों को, तो वहां पे कहता है कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो फीड करती है ब्लड को, जैसे एग्जांपल हम एनाफिलीज मॉस्किटो लें, जहां से हम लोगों को मलेरिया होता है ना। तो ये क्या करता है, मॉस्किटो फीड करता है ह्यूमन ब्लड, किसके लिए, ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, इसके लिए करता है रिप्रोडक्शन, उसके लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, अंडे देने के लिए इंसानों की खून की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो इंसानों को काट लेती है। तो वो क्या एक पैरासाइट कह सकते हैं भैया, आप खुद समझदार हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक,
ये चीजों को हमने यहाँ इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से दे करके रखा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम पूरा इकोलॉजी लेकर के आया हूँ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या अन्य एग्जाम जहाँ पे इकोलॉजी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर कुछ हमारे अंदर जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन के अंदर हो। बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं बचपन में बहुत मीठा खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खा जाते हैं, तो क्या शरीर में पचा जाता है क्या सब? तो बहुत बोलते हैं रे भैया पेट में जौंक हो गया, जौंक, लोग जौंक बोलते हैं। स्कैरिसिस, स्कैरिस के कीड़े, गंदा, डिसकंटामिनेटेड ह्यूमन हेल्थ डिजीज में लिख चुका है, डिसकंटामिनेटेड फूड है ना हमारे पास में, वाटर, इन सब चीजों से मतलब गंदा जो भोजन है सब्जियों से हमारे शरीर के अंदर आता है। अभी देखेंगे कि इसको पूरा करने के लिए जो है ना, इसके लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए, दो होस्ट चाहिए होता है पैरासाइट के लिए, इतना आसान से नहीं डेवलप करता है। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास में लिवर फ्लूक है, ये हमारा प्लाज्मोडियम है और ये हमारे पास में स्कैरिसिस है। इन सभी का प्रभाव देखने को अगर देखेगा तो हमारे पास लीवर में, हमारे किडनी में, हमारे लंग्स में, हमारे आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। तो एक को क्या होगा, एक को ग्रोथ मिलेगा, एक को भोजन मिलेगा, तो इन सबों के लिए प्लस होगा, और इंसानों को अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या होगा, माइनस होगा। कहाँ हो रहा है हमारा, इन द बॉडी ऑफ होस्ट, शरीर के अंदर हो रहा है। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे, इंडो पैरासाइट। आपको समझ में चीजें आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एनसीईआरटी शुरू में ही दे रखा है, मैं इसको बीच में रखा, जहां हमें जरूरत पड़ी मैं पूरा सीरियल लेके चल रहा हूं। कुछ लाइफ साइकिल जो पैरासाइट के होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना आसान से नहीं होता है। उसके अंदर इवॉल्व करने के लिए 2 इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं, है ना, और या वेक्टर आते हैं, तभी जा करके कंप्लीट करता है। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक देखेंगे, इंसान है बेचारा, यहाँ से जो भी इसका गंदगी आ रहा है वो स्नेल्स के पास जा रहा है, स्नेल्स पानी में है, इसको फिश वगैरह ने लिया, यहाँ से जाकर के 2 इसके पास होस्ट आते हैं, तब जाकर के इंसानों के बॉडी में पहुंच पाता है। ठीक है? तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता हम लोगों का जीवन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट का टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, और ये जो हमारे पास में पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर जो है लास्ट एग्जांपल लेकर के आया हूं, काफी मजेदार है। ब्रूड पैरासिटिज्म, इसको सोशल पैरासिटिज्म भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कौआ और कोयल का। अब कुछ दिनों में जैसे फरवरी मार्च आने का, आम का सीजन आएगा, कोयल की आवाज कुहू कुहू सुनाई देगा आपको। सर एकाएक कहाँ से आ जाता है वो? तो ये जो यहाँ पे घोंसला दिखाई दे रहा होगा, नेस्ट दिखाई देगा आपको, ये अंडे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर एक जैसे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये और इसमें अंतर है। ये किसका अंडा हो सकता है? ये जो पैरासिटिक बर्ड है कोयल, उसका अंडा है। बेचारा गलती से जा करके, गलती से नहीं ये जानता है, और ये भी जीके का सवाल है भैया लोग, कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो वो क्या है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो वो अंडा जा करके दे दिया किसके घोंसले में, होस्ट बर्ड जो है वो कौन, कौआ। तो समझिए इसको क्या हुआ, प्लस। अरे बाबू समझ में आता होगा ना कि अरे सर यहाँ पे जो हम तो 5 अंडा, उसको क्या पता कितने अंडा दिया, उतना दिमाग से नहीं लगाता होगा। अंडा गर्म किया, वो बच्चे निकले 5 उसके जैसा, और एक बच्चा निकल गया दूसरा जैसा। आप समझिए उसके दिल में कितना तकलीफ होता होगा। अब अलगे बोलता है थोड़ा, वो कौआ जैसा नहीं बोलता है, वो उसको भगा देता होगा। इस तरह नेचर वो इवॉल्व कर रहा है। तो एक को क्या हुआ, इस कोयल को, पैरासिटिक बर्ड कुकू को क्या हुआ, प्लस, और एक को क्या हुआ, माइनस। यहाँ पे
मैंने एनसीईआरटी के सारे लाइन को अपने शब्दों में और अपने भाषा के अंदर और सारे एग्जाम्पल को मैंने सोचा कि आपको विजुअलाइज करा दूं ताकि समझ में आसान हो। ये हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर आप लोग जा करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। हमने पहला लेक्चर के अंदर पॉपुलेशन को किया था, ये हमारा सेकंड लेक्चर में पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो हमारे पास मतलब तीसरा जो लेक्चर आने वाला है वो हमारे पास में होगा इकोसिस्टम, और मैं कम समय में उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।